3000 वर्षों से अधिक समय तक फिरौन तूतन खामेन का स्वर्ण मुखौटा किंग्स की घाटी में छिपा रहा। यह कलाकृति, जो लगभग 21 इंच लंबी है, प्राचीन मिस्रवासियों की कौशल और कलात्मकता को दर्शाती है। लेकिन किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि एक्स-रे इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयी जानकारी को उजागर करेंगे। राजा तूत 18वीं राजवंश के दौरान अपने परिवार के अंतिम शासक थे। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में सिंहासन संभाला, लेकिन केवल 10 साल तक शासन किया, जब तक कि उनकी अचानक मृत्यु नहीं हो गई। ईमानदारी से कहें तो प्राचीन मिस्र में उन्हें उनके बाद के शासकों द्वारा लगभग भुला दिया गया था। उनका मकबरा उनके लिए इतना महत्वहीन था कि यहां तक कि कब्र चोरों ने भी इसे नजरअंदाज कर दिया। यह सुनने में थोड़ा दुखद लग सकता है, लेकिन सच यह है कि यह हमारे लिए वास्तव में एक अच्छी बात थी। चूंकि उनका मकबरा लगभग भुला दिया गया था, इसलिए यह पूरी तरह से संरक्षित रहा। जहां किंग्स की घाटी के अन्य मकबरों को लूटा गया था, उनका मकबरा सील और अछूता रहा। इसलिए जब 1922 में इसे खोजा गया, तो इसमें 5000 से अधिक कीमती वस्तुएं थीं। इसने तूतन खामेन को तुरंत एक सेलिब्रिटी बना दिया और आज उन्हें सबसे प्रसिद्ध फिरौन के रूप में जाना जाता है। इन खजानों में सबसे आश्चर्यजनक वस्तु उनका स्वर्ण मुखौटा था। कहा जाता है कि यह मुखौटा राजा के चेहरे की सटीक प्रतिमा है, या कम से कम ऐसा माना गया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उनका आत्मा उन्हें परलोक में पहचान सके और उनके ममीकृत शरीर में लौट सके। प्राचीन मिस्र के विश्वासों के अनुसार यह उन्हें परलोक में जीवन जारी रखने की अनुमति देता। मुखौटे की बारीकियां अत्यंत जटिल दिखाई देती हैं, लेकिन लोगों ने यह नहीं समझा कि यह वास्तव में कितना जटिल था, जब तक कि कई वर्षों बाद इसका अध्ययन नहीं किया गया। मुखौटे के पहले एक्स-रे 1967 में लिए गए थे। उस समय इन स्कैन का मुख्य कारण संरक्षण था। मुखौटा पेरिस में एक प्रदर्शनी के लिए जा रहा था, और यह पहली बार था जब यह पेरिस से बाहर जा रहा था। ये स्कैन प्रदर्शन के दौरान होने वाले किसी भी बदलाव पर नजर रखने में मदद कर सकते थे। साथ ही ये तस्वीरें यह संकेत दे सकती थीं कि मुखौटा कैसे बनाया गया था। लेकिन उस समय शायद किसी ने पूरी तरह से यह नहीं समझा कि इसका निर्माण कितना जटिल था। मिस्र के सुनार आधुनिक सोल्डरिंग तकनीकों का उपयोग नहीं करते थे, तो फिर उन्होंने यह मुखौटा कैसे बनाया? 2007 में लिए गए नए एक्स-रे ने हमें कुछ उत्तर दिए। ये पता चला कि मिस्रवासियों ने शुद्ध सोने 24 कैरेट का उपयोग नहीं किया था। मुखौटा वास्तव में 23 कैरेट सोने का था, जिसका मतलब है कि इसे किसी अन्य सामग्री के साथ मिश्रित किया गया था। विशेषज्ञों ने पाया कि सोने की चादरों में थोड़ी मात्रा में तांबा, जो एक लाल भूरी धातु है, मिली हुई थी। ऐसा संभवतः सामग्री को अधिक लचीला और आकार देने में आसान बनाने के लिए किया गया था। फिर वे सोने की चादरों को बार बार गर्म करके और हथौड़े से आकार देकर बनाते थे। लेकिन मुखौटे के अंदर एक और रहस्य छिपा था, जिसे 2015 तक नहीं खोजा गया। एक साल पहले काहिरा के मिस्र संग्रहालय के कर्मचारी मुखौटे की प्रदर्शनी पर काम कर रहे थे। तभी गलती से मुखौटे की लंबी दाढ़ी टूटकर गिर गई। एक अन्य धारणा यह है कि दाढ़ी समय के साथ ढीली हो गई थी और खुद ही गिर गई। किसी भी स्थिति में राजा तूत की दाढ़ी का टूटना काफी तनाव का कारण बना। आखिरकार यह काहिरा के सबसे बड़े पर्यटन आकर्षणों में से एक है, इसलिए विशेषज्ञों को इस समस्या को जल्दी से हल करना पड़ा। मरम्मत प्रक्रिया मुखौटे की स्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड बनाने से शुरू हुई। इसके लिए उन्हें इस कलाकृति का पूर्ण त्रिआयामी 3D स्कैन करना पड़ा, और इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने मुखौटे में कुछ बहुत ही रोचक खोज की। शाही दाढ़ी के अंदर एक स्वर्ण ट्यूब पाई गई, जो एक दिलचस्प संरचना है। मिस्रवासियों ने संभवतः इसका उपयोग दाढ़ी को मुखौटे के शेष हिस्से से जोड़ने के लिए किया था। यह फिर से साबित करता है कि इस मुखौटे को बनाने की प्रक्रिया विशेषज्ञों की सोच से कहीं अधिक जटिल थी। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। याद है, हमने कहा था कि मुखौटा तूतन खामेन के चेहरे को बिल्कुल सटीक रूप में दर्शाता है। खैर, यह पूरी तरह सच नहीं हो सकता। कुछ प्रचलित धारणाएं कहती हैं कि यह मुखौटा वास्तव में तूतन खामेन के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि किसी और के लिए बनाया गया था। 2015 में प्रकाशित एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि यह मुखौटा मूल रूप से एक महिला फिरौन, उनकी सौतेली मां मानी जाने वाली प्रसिद्ध और सुंदर मिस्र की रानी नेफरतिति के लिए बनाया गया था। सबसे बड़ा सुराग मुखौटे पर अंकित एक लेखन से मिलता है। पहली नजर में यह तूतन खामेन का प्रतीत होता है, लेकिन गहन जांच के बाद शोधकर्ताओं ने पाया कि राजा तूत के नाम के नीचे वास्तव में कुछ और लिखा हुआ था। शाही नाम की मोहर को बदला गया लगता है, और मूल रूप से यह नेफरतिति रानी के नाम का अनुवाद करता है।
राजा तूत के स्वर्ण मुखौटे की एक और विशेषता है जिसे वर्षों तक अनदेखा किया गया और यह और भी रहस्य जोड़ती है। जैसा कि हमने पहले बताया, विशेषज्ञों का मानना है कि तूतनखामेन को उनके बाद के फिरौन ज्यादा सम्मान नहीं देते थे। पुरातत्वविदों को यह सोचने पर मजबूर करने वाले सुरागों में से एक मुखौटे के छिद्रित कान है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि तूतनखामेन ने बचपन के बाद बालियां नहीं पहनी होंगी, तो उनके सिद्धांत के अनुसार जब उनकी मृत्यु 18 साल की उम्र में हुई, उन्हें छिद्रित कानों के साथ चित्रित नहीं किया जाना चाहिए था। यह भी इस विचार का समर्थन कर सकता है कि मुखौटा मूल रूप से नेफरतिति का था, या शायद किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका राजा तूत से कोई संबंध नहीं था। लेकिन मुखौटा ही रहस्यों का एकमात्र स्रोत नहीं है। दरअसल उनका पूरा मकबरा पहेलियों से भरा हुआ है। हाल ही में इतिहासकारों ने यह संकेत पाया कि राजा तूत को जहां दफनाया जाना था, उसे आखिरी समय में बदल दिया गया था। कई वर्षों तक विशेषज्ञ इस बात पर आश्चर्य करते रहे कि एक ऐसा फिरौन जिसने 9 वर्षों तक शासन किया, वह इतनी साधारण कब्र में क्यों दफनाया गया। अन्य फिरौनों की भव्य कब्रों की तुलना में उनकी कब्र थोड़ी साधारण लगती है। यह विचार कि तूतनखामेन जैसा राजा इतनी साधारण अंतिम विश्राम स्थली में होगा, प्राचीन मिस्र में उनके शक्ति और महत्व से मेल नहीं खाता। तो ऐसा क्यों हुआ? खैर, ऐसा लगता है कि यह उनके उत्तराधिकारी फिरौन एई से संबंधित हो सकता है। राजा तूतनखामेन की मृत्यु के बाद शोधकर्ताओं का मानना है कि एई ने सुनिश्चित किया कि मिस्र के इतिहास से उनका नाम मिटा दिया जाए। एक सिद्धांत यह बताता है कि एई शायद उन्हें एक छोटी और साधारण कब्र में जल्दी से दफनाने के फैसले के पीछे थे। जब विशेषज्ञों ने एई की अपनी कब्र की जांच की तो उन्होंने कुछ दिलचस्प पाया। वहां एक बड़ी दीवार है जिस पर चित्रित बाबू, एक प्रकार का बंदर, बनाए गए हैं। यह वही प्रकार की कला है जो तूतनखामेन की कब्र में पाई जाती है। ऐसा लगता है कि दोनों कब्रों के लिए एक ही व्यक्ति ने कला का चयन किया था। अब इन दोनों कब्रों के डिजाइन और सजावट लगभग समान हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों में किसी साझा व्यक्ति का हाथ था। लेकिन एक बड़ा अंतर है। एई की कब्र एक राजा के योग्य है। यह तूतनखामेन की कब्र की तुलना में बहुत बड़ी और अधिक भव्य है, भले ही शैली और कला दोनों में समानता हो। तो यह सिद्धांत बताता है कि एई ने दोनों कब्रों में क्या शामिल किया जाए, इसका निर्णय किया। चूंकि तूत कम उम्र में अचानक चल बसे, उनकी भव्य कब्र समय पर पूरी नहीं हो सकी। आमतौर पर फिरौन अपने जीवन काल में ही अपनी कब्र बनवाना शुरू कर देते थे ताकि सब कुछ परफेक्ट हो। लेकिन तूत की मृत्यु केवल 18 साल की उम्र में हो गई, इसलिए समय की कमी थी। एई ने शायद इस स्थिति का फायदा उठाया और तूत के लिए एक छोटी कब्र का आदेश दिया, जबकि बड़ी और भव्य कब्र खुद के लिए रख ली। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिद्धांत बताता है कि तूतनखामेन की कब्र इतनी साधारण क्यों है और एई ने उनकी स्मृति को इतिहास से इतनी आसानी से कैसे मिटा दिया। लेकिन अंततः राजा तूत के मुखौटे और कब्र की कहानी रहस्यों और साजिश से भरी हुई है। हर नई खोज हमें यह समझने में मदद करती है कि उन वर्षों में वास्तव में क्या हुआ। लेकिन एक बात निश्चित है, प्राचीन मिस्र के रहस्यों को प्रकट करने के लिए अभी भी बहुत कुछ है, और तूतनखामेन आने वाले वर्षों तक लोगों को आकर्षित करते रहेंगे। यही आज के लिए सब कुछ है। तो अगर आपकी जिज्ञासा शांत हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें।